नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। तो कलाम एकेडमी का जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक का फाइनल टेस्ट पेपर 3 था, इसके अपन ने 50% पहले वाली वीडियो के अंदर देखे थे। बाकी जो 50% यहाँ पर बचे हुए हैं, उसको अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो सभी साथी जो हैं, अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, 1 से 50 तक के क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। आप सभी जो है क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो टाइम का थोड़ा अभाव था तो क्लास नहीं बना पाया था, ठीक है। और आज जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पूछा है कि कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखो पहला है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, तो ये क्या है, ये मूल कर्तव्य है, ठीक है। दूसरा है श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देना, तो ये श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देना, ये जो है ये मूल कर्तव्य न होकर के ये है क्या है, यह नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व इसमें आ जाएगा, ये नीति निर्देशक तत्व में। बाकी तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये भी मूल कर्तव्य में आ जाएगा। और देश की रक्षा करना ये भी आ जाएगा मूल कर्तव्य। कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। देखो पहला कथन है कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए निर्वाचन द्वारा हुआ, तो देखो ये जो पहला कथन है ये गलत हो गया, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन है ये होता आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा, तो ये गलत है। दूसरा संविधान सभा की प्रथम बैठक में, देखो प्रथम बैठक के लिए पूछा है, प्रथम बैठक में 15 महिलाओं ने भाग लिया, नहीं। देखो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसमें वैसे यहाँ पर कुल 15 महिलाएं थी, लेकिन जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो यहाँ पर कितनी महिलाएं ने भाग लिया था, केवल 9, ठीक है। 9 महिलाओं ने भाग लिया था यहाँ पर। आगे देखिए तीसरा कथन है कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृत किया गया था, तो यहाँ पर जो संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर क्या किया गया था, पेश किया गया था, ठीक है। स्वीकृत नहीं किया गया, यहाँ पर पेश किया था, पेश, ठीक है। तो ये भी गलत है। और चौथा कि जेबी कृपलानी संविधान सभा में बोलने वाले प्रथम वक्ता थे, तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 अनुच्छेद 25(2) के तहत राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित किन क्रियाकलापों का विनियम या निर्बंधन कर सकता है। अनुच्छेद 25(2) का, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और राजनीतिक या फिर लौकिक। देखो आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या फिर लौकिक, तो 53 नंबर इसमें क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, सर 3 नंबर 53 के अंदर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54 एक तरफ संवैधानिक प्रावधान और एक तरफ स्रोत, क्या पूछा है, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, सही कथन है। दूसरा संसदीय लोकतंत्र, ये ब्रिटेन, ये भी सही है। आपात उपबंध रूस, तो ये गलत है, ठीक है। आपात उपबंध यहाँ पर आ जाएगा जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। आगे देखो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी क्या सही है। ऑप्शन नंबर 3 है ये क्या है, यहाँ पर गलत है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है, देखो पहला है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(a) के प्रावधानों के तहत होता है, ठीक है, सही कथन है। दूसरा है कि भारत में निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों की समय समय पर सूची जारी करता है, तो ये भी क्या सही है, यानी 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही है। पूछा है असत्य, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि न तो 1 और न 2, ये क्या है, दोनों ही कितने यहाँ पर तो सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्न में से कौन सा छात्र संगठन आम आदमी पार्टी से संबंधित है।
आम आदमी पार्टी से संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा छात्र युवा संघर्ष समिति, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक का संविधान में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? देखो, पहला कि वह संघीय मंत्रिपरिषद के प्रशासन व विधान संबंधी सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा, सही है। दूसरा है संघ सरकार के प्रशासन व विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह देगा, ये भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ठीक है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। और तीसरा है कि यहाँ पर संघ सरकार की रक्षा तथा विदेश विषयक प्रस्तावनाओं की सूचना यथाशीघ्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, ये राष्ट्रपति को देगा, तो ये यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। और चौथा इधर देख लीजिए नीचे कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेंगे, तो ये भी सही है, यानी तीसरा कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। 58 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, देखो, पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। दूसरा कि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तीसरा कि यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। और चौथा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का क्या हो, सदस्य हो। तो 58 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। देखो, पहला संघीय न्यायालय की स्थापना करना, ये तो है। दूसरा केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, ये भी है और ये भी है। तीसरा अवशिष्ट शक्तियां भारत सचिव को सौंपी गई, तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं ये वायसराय यानी गवर्नर जनरल को सौंपी गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे देखो 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट में अधिकतम कितने सरकारी गैर निर्वाचित सदस्य हो सकते थे? तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखो, पहला है कि भारत ने NAM शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई में की थी, नहीं, ये कहाँ पर की थी, नई दिल्ली के अंदर। दूसरा, एक गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। तीसरा है गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1955 ईस्वी में बांडुंग में हुआ था, तो ये भी क्या है, गलत है, ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, नई दिल्ली में होता है ये 1983 को। सॉरी, ये जो है गुटनिरपेक्ष देशों का पहला जो शिखर सम्मेलन है ये हुआ था बेलग्रेड के अंदर, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में होता है ये शिखर सम्मेलन। तो ये तीसरा भी यहाँ पर क्या गलत कथन है, और ये हुआ था 1961 में, ठीक है, कब हुआ था, 1961 में हुआ था बेलग्रेड के अंदर। और चौथा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद व उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है, तो ये कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 2024 के लिए G20 ट्रोइका में सम्मिलित देश नहीं है। देखो, कौन सा नहीं है, 63 के अंदर राइट आंसर है इटली। देखो, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्राजील है, कौन सा नहीं है, इटली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सत्य घटनाओं को छांटिए और सही कोड की पहचान कीजिए। देखो, पहला है वित्त वर्ष 2024 में भारत का समग्र व्यापार घाटा 78.1 बिलियन डॉलर रहा, तो ये क्या सही है। दूसरा है कि भारत के सकल व्यापार में GVC से संबंधित हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 35.1
1% से बढ़कर 2022 में 40.3% हो गई। ठीक है, तो ये भी गया सही है। तीसरा है विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 139 देशों में 40वां रहा, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है, ये रहा था 38वां। कौन सा रहा, 38वां। और चौथा है वित्त वर्ष 2024 में भारत ने 44.1 बिलियन डॉलर FPI प्राप्त किया, तो ये भी क्या सही है, यानी 1, 2 और 4 कथन यहाँ पर सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, 1, 2, 4 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। कथन है कि भारत में शुद्ध FDI प्रवाह वित्त वर्ष 2023 में 42 बिलियन डॉलर से घटकर कि वित्त वर्ष 2024 में 26.5 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, कथन सही है। दूसरा है कारण कि वर्ष 2024 में भारत में निवेश करने की निवेशकों की रुचि में कमी आई, तो ये भी सही है, यानी कथन और कारण क्या है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, इसमें जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो पहला है कि भारत दूध, दाल व चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, तो ये क्या असत्य है। देखो भारत जो है दूध और चावल, देखिए दूध और दाल में तो फर्स्ट कौन सा है, पहला स्थान, और चावल में है यहाँ पर दूसरा। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा कथन देखिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा प्रीमियम के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना है, कौन सी, तीसरी, तो ये सही है। तीसरा है कि भारत मछली उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। और चौथा है कि सिक्किम पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला विश्व का पहला राज्य है, तो ये भी सही है। यानी 66 में जो पहला कथन है ये क्या है, असत्य कथन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67। वर्ष 2023 में वर्तमान मूल्य पर देश के कुल GVA में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा था, यहाँ पर जाएगा 14.3%। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सत्य कथनों की पहचान कीजिए। पहला है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है तथा शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है, ये सही है। ठीक है, दूसरा है कि भारत द्वारा किए जाने वाले कुल वस्त्र निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी सूती वस्त्र की नहीं, ये है रेशमी वस्त्र की, कौन सी है, रेशमी वस्त्र, तो ये दूसरा गलत है, केवल यहाँ पर एक ही सही है। ठीक है, एक सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो पहला है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, सही है। दूसरा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनना है, ये भी सही है। तीसरा है क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में उड़ान योजना प्रारंभ की गई थी। देखो उड़ान योजना का प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। ठीक है, उड़ान योजना, तो ये तीसरा गलत है। ठीक है, चौथा है कि देश की कुल पायलटों की संख्या में महिलाओं की संख्या 15% है, जो वैश्विक औसत से 3 गुना है, ये भी क्या है, सही है, यानी तीसरा कथन यहाँ पर असत्य है। आगे देखो 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव नहीं है, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो आमजन तक वस्तु सेवाओं की पहुंच है, उपभोक्तावाद में वृद्धि, ये भी है। पूंजीकरण के बढ़ावा, ये भी सही है। यहाँ पर आर्थिक असंतुलन में वृद्धि, तो ये नहीं है। ठीक है, प्रभाव सकारात्मक प्रभाव कौन सा नहीं है, आर्थिक असंतुलन में वृद्धि। करंट के क्वेश्चन देख लो, कितने नंबर की, 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखो कौन सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 सितंबर 2024 को क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या पूछा कि 2024-25 के तहत राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को कुल कितने रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपये की, कितनी, 10,000 रुपये की। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, कौन सा, प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान कथन है कि 9 सितंबर को, कब, 9 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ झालावाड़ जिले के कनवाड़ी ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुआ था। देखो कौन सा, प्रखर राजस्थान रीडिंग जो अभियान है ये 9 सितंबर को इसका शुभारंभ हुआ था झालावाड़ जिले के कनवाड़ी ग्राम से, कौन से, कनवाड़ी ग्राम से, तो ये कथन क्या है, सही है।
दूसरा है, इस अभियान के समापन दिवस पर राजस्थान के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक निपुण मेले का आयोजन किया गया था। तो ये भी क्या है, सही है, यानी कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक बेलगांव कर्नाटक में आयोजित अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर विजेता टीम बनी थी? ठीक है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक कहाँ पर हुए थे? बेलगांव कर्नाटक में आयोजित अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने फाइनल टीम में किस टीम को हराकर विजेता टीम बनी थी? तो यहाँ पर आ जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि 10 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के IT प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा त्वरित। क्वेश्चन नंबर 75 की हाल ही में राजस्थान सरकार ने गोवंश के लिए दिए जा रहे अनुदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 10%। कितना? 10%। अगला क्वेश्चन देखो, चिंतन नंबर कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुंदर सिंह गुर्जर ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? किसने? सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। तो यहाँ पर आ जाएगा जेवलिन थ्रो F46। ठीक है, 2 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर, कहाँ पर? सलूम्बर से कौन सा राजनीतिक दल विजेता रहा था? तो सलूम्बर से कौन सा रहा था? यहाँ पर आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी। आगे देखो, 78 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में देश के सभी राज्यों की महिला एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हाल ही में कोंडे नेस्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स के दौरान फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी का पुरस्कार किस जिले को मिला है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर उदयपुर को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता रहा? तो यहाँ पर आ जाएगा देवमाली गांव। और वर्तमान में देवमाली गांव कौन से जिले में है? ब्यावर जिले में। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फ्राइड के द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है? देखो, मुख्य अवस्था है, गुदावस्था है, गुप्त अवस्था है, आइकोनिक अवस्था। ये नहीं है, कौन सी नहीं है? आइकोनिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 82 है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो यह जाएगी संवेदीकामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 83 है, अभिवृत्ति में सम्मिलित है, किसमें? अभिवृत्ति में। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो, संज्ञानात्मक तत्व, संवेगात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व, यानी ABC। इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक, तो यह जाएगा पर्यावरण व वंशानुगत, पर्यावरण एवं वंशानुगत। क्वेश्चन नंबर 85 है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे यहाँ पर? यह जाएगा अल्बर्ट बीने। क्वेश्चन नंबर 86, देखो, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। यहाँ पर हो जाए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा तर्क के विज्ञान के रूप में। ठीक है, केवल वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, जर्मनी के विल्हेम वुंड जाने जाते हैं, विलियम वुंड। तो यह जाएगा फिर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। 3 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया गया। तो ये दिया था हजबर्ग के द्वारा। किसने? हजबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 89, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने निम्नलिखित बुद्धि प्रकारों का त्रिचापीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो देखो,
यहाँ पर आ जाएगा एक तो सृजनात्मक, एक विश्लेषणात्मक और एक आ जाएगा संवेगात्मक। ठीक है, ए, सी और ई। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी पुस्तक एडोलेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो इसमें जाएगा स्टैनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 91, देखो, सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति न होकर यह इससे कहीं अधिक है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यवहारात्मक परिवर्तन भी है। क्वेश्चन नंबर 92 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। तो यह जाएगा 10 से 13 वर्ष। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93, बांडुराई के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के किस स्तर में संकेतात्मक कूट, मानसिक चित्रण, संज्ञानात्मक संगठन, संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास और गतिक पूर्वाभ्यास मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर अवधारणा। ठीक है, अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 94, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। बालक का व्यवस्थित अध्ययन, ये तो है नॉर्मेटिक विज्ञान, ये नहीं है। कौन सा नहीं है? नॉर्मेटिव विज्ञान। ठीक है, ये नहीं है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों के अनुप्रयोग, ये भी है। और बाल की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन, ये भी है। कौन सा नहीं है? नॉर्मेटिव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 95, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तो यहाँ पर जाएगा, देखो, एक तो है कि दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, बाधाओं को हटाना, ठीक है, और दूसरा मार्ग खोजना, ये आएगा। उदात्तीकरण इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जाएगा ए, बी, डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए, बी, डी। क्वेश्चन नंबर 96, स्किनर के अनुसार वह जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्बलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित है, यह कहलाता है। तो यह जाएगा प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक। क्वेश्चन नंबर 97 है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यह प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है? ये जाएगा लेविन का अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत। 98 नंबर क्वेश्चन है, क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। किसके अनुसार? क्रेसमर। तो इसमें जाएगा पिकनिक और एथलेटिक। ठीक है, पिकनिक, एथलेटिक। क्वेश्चन नंबर 99, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा बौद्धिक भिन्नता। और लास्ट क्वेश्चन है कि थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण TAT किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह जाएगा प्रक्षेपी परीक्षण। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन अभी अपने देख लिए और 50 पहले, यानी 100 क्वेश्चन अपने देख लिए हैं। जो फाइनल टेस्ट पेपर 3 है और ये पूरे सिलेबस के अनुसार हैं। तो जाते जाते आप रिविजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, जीके के सभी पेपर मैंने अवेलेबल करवा दिया आपको यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो आप ज़रूर अध्ययन करना। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।